नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे सभी व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट्स होते हैं उनका हम जवाब हर थर्सडे को देने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारे एक और व्यूअर हैं मिस्टर सतीश श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारे एक टीटीएल के बारे में जो पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था, तो उनका एक सवाल था कि क्या टीटीएल बाउंस में भी काम करता है क्या। तो यहाँ मैं सभी को ये सब जवाब देना चाहूँगा, हमारे और भी जो फोटोग्राफर भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि टीटीएल मोड किसी भी तरह की लाइट कंडीशन में, किसी भी तरह के बाउंस इफेक्ट में, किसी भी तरह के रिफ्लेक्टर के साथ में या किसी भी तरह के फ़िल्टर के साथ में इफ़ेक्टिवली काम करता है। मतलब अगर आपने कैमरे को कंफर्टेबल बना दिया है, फ्लैश के साथ में टीटीएल मोड पर डाल दिया है, उसके अंदर अगर आपने सूटेबल डायफ्राम, अपर्चर और सूटेबल आईएसओ लगा दिया है, तो उसकी रेंज के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो ऑटोमेटिकली फ्लैश उसका एक्सपोज़र सेट करती रहेगी। जब भी आप हाफ बटन प्रेस करेंगे, फ्लैश में से एक प्री फ्लैश निकलेगी जो कि ऑब्जेक्ट से फ्लैश तक के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाएगी, और उसके बाद उसके हिसाब से जो कैमरे में अपर्चर और जो कैमरे में आईएसओ लगा हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगी कि मुझे फ्लैश के अंदर से कितनी लाइट निकालनी है। उसके हिसाब से ही वो अपना लाइट का पावर सेट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैंने इस कैमरे में फ्लैश फ्रंटल उसमें लगाई है, तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे करके एम करेंगे तो ये जो फ्लैश निकलेगी वो मेन फ्लैश के हिसाब से निकलेगी। मतलब हमारे फ्लैश के अंदर से जो एक प्री फ्लैश निकली वो हमारे ऑब्जेक्ट तक जाएगी, लौट कर आएगी, कैलकुलेट करेगी कि डिस्टेंस हमारा कितना है, फ्लैश और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी है, उसके हिसाब से इसके अंदर निकलने वाली लाइट का जो पावर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसको हम एंगुलर पे दे देते हैं, बाउंस करते हैं, तो इसके बाद हमारी जो लाइट निकलेगी वो हमारी लाइट जो है यहाँ से सामने वाली सीलिंग तक जाएगी और सीलिंग से फिर ऑब्जेक्ट तक जाएगी और डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करेगी कि इस टोटल डिस्टेंस के साथ में मेरे फ्लैश के अंदर से कितनी पावर की लाइट निकलनी चाहिए। तो ये फ्लैश और ये कैमरा लगे हुए आईएसओ और लगे हुए अपर्चर के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। तभी जैसे मैंने बाउंस कर दिया है तो लाइट पहले सामने वाली वॉल पे गई, वहाँ से फिर ऑब्जेक्ट तक गई, उसके बाद कैमरे में लौटी। उसके हिसाब से जो भी इसमें पावर देनी थी कैमरे ने और फ्लैश ने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लिया है। उसी तरीके से अब अगर इसके ऊपर हम किसी तरह का ये डिफ्यूज़र लगा देते हैं तो डिफ्यूज़र्स के बाद भी निकलने वाली लाइट को हमारी फ्लैश ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। अब हम आपको बारी बारी से इस चीज़ को करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो देखिए, अभी मैंने अपने फ्लैश में सेवन पॉइंट वन डायफ्राम लगा दिया है, कैमरे में 7.1 डायफ्राम लगा दिया है। आईएसओ हमारा अभी 100 लगा हुआ है और हम बारी बारी से हमारे ऑब्जेक्ट्स का फ़ोटो लेते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ये 3 तरह की चेयर्स लगी हुई हैं हमारे पास, और इनमें अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। सबसे पहली चेयर मेरे सामने से हार्डली 4 फीट की दूरी पे है, दूसरी चेयर मेरे सामने करीब करीब 8 फीट की दूरी पे है, और तीसरी चेयर मेरे से करीब करीब 13-14 फीट की दूरी पे है। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमारा ये सामने है जो कि हार्डली मेरे फ्लैश से 3 फीट की दूरी पे या 2 फीट की दूरी पे है। तो अब हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे कि कैसे हमारी फ्लैश का जो टीटीएल सिस्टम है डिस्टेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सपोजर कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट ये इसने फ्लैश ने ऑटोमेटिकली इसके अंदर का जो एक्सपोज़र है वो रीड करके ऑटोमेटिकली लगा लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ भी वही कंडीशन है, टीटीएल से निकलती हुई लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही है। अब इसके बाद तीसरा जो है हम देखते हैं,
ये भी अपने आप लाइट एडजस्ट होती जा रही है। और ये सबसे लास्ट में हमारा, तो अभी देखा आपने जैसा कि हमारा ये फ्रंटल फ्लैश है, इसलिए हमने कैमरे में ISO 100 लगाया हुआ है और डायफ्राम हमने 7.1 रखा हुआ है, सो दैट इसके अंदर से निकलने वाली लाइट जो कि डायरेक्ट जा रही है, इसलिए हम ISO को कम रखेंगे। अब अगला सेट हम लेना चाहते हैं, फ्लैश को हम बाउंस करना चाहते हैं सीलिंग से। तो सीलिंग से बाउंस जब हम करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ही पूरा एक्सपोजर एडजस्ट करता रहेगा। बस आपको करना ये रहेगा, चूँकि अब एक्सपोजर जो है पहले लाइट हमारी सीलिंग तक जाएगी, सीलिंग से लौट के फिर ऑब्जेक्ट तक आएगी, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से हमारे फ्लैश की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसका गाइड नंबर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए हमें इस तरह की फ़ोटो लेने के लिए ISO को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। तो जैसे पिछली बार हमने 100 ISO लगाया था, अभी इस कंडीशन में हम इसमें 800 ISO लगा देंगे। तो अभी हम इसमें 800 ISO सेट कर देते हैं। इसमें जब हमने 800 ISO सेट कर दिया, उसके बाद अब आप देखिएगा बाउंस लाइट में क्या परफॉर्मेंस रहती है। बाउंस लाइट में भी एक्सपोजर बिल्कुल ठीक आ रहा है। देन ये सामने मेरा जो ऑब्जेक्ट करीब 4.5 फीट की दूरी पे रखा हुआ है, इसका भी एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ोटो है हमारी, ये करीब करीब 8 फीट की दूरी पर है। यहाँ भी एक्सपोजर हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। और ये लास्ट हमारी जो बाउंस फ़ोटो हम ले रहे हैं, तो जितने भी डिस्टेंस पे, हालांकि जब हम बाउंस लाइट से बाउंस सीलिंग बाउंस करते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बार बार फ्लैश हमारी छत तक जा रही है और छत से वापस ऑब्जेक्ट तक आ रही है। तो चाहे हम यहाँ, ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत नज़दीक है, लेकिन जो हमारे फ्लैश का जो ट्रैवल है वो पूरा पहले सीलिंग तक हो रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो ये जो लाइट का जो ट्रैवल है वो चाहे हमारे पास की चीज़ हो चाहे हमारे दूर की चीज़ हो, लगभग बराबर है। इसलिए फ्लैश के अंदर से निकलने वाली लाइट भी अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग बराबर ही होगी। तो इसमें जब भी आपको सीलिंग से फ्लैश अगर आपको करना है, सीलिंग से अगर आपको TTL मोड पे फ़ोटो खींचना है, तो आप ISO को थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से बढ़ाते हुए रखिए, सो दैट, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपके ओरिजिनल गाइड नंबर का 1/4 हो जाता है गाइड नंबर जब आप सीलिंग से फ़ोटो खींचते हैं। तो उस समय आपने अगर मान लीजिए जो आपका 100 ISO पे पिक्चर सही आ रही थी, वही पिक्चर वो कम से कम आपको 800 ISO लगानी होगी, तब जाके आपकी पिक्चर थोड़ी सी सही आ पाएगी। नॉर्मली जब हम किसी फंक्शन वगैरह में, इवेंट वगैरह में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो हमारे पास कभी कभी सीलिंग नहीं मिलती है, या सीलिंग अगर मान लीजिए बहुत ऊंची है, वहाँ भी आप सीलिंग से बाउंस नहीं कर सकते, या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ के सीलिंग का कलर डार्क है, किसी होटल्स वगैरह में अगर आप शूटिंग कर रहे हैं जहाँ पे सीलिंग का कलर ब्राउन है या ब्लैक है या स्टोन्स वगैरह का वर्क किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको ये वाला रिफ्लेक्टर यूज़ करना चाहिए, यहाँ से लाइट बाउंस करना चाहिए। तो हर फ्लैश में, जितने भी फ्लैश होती हैं उसमें एक रिफ्लेक्टर दिया रहता है, इस रिफ्लेक्टर को यूज़ करते हुए आप फ़ोटो लीजिए। इसमें जैसे अगर आपने छत से सीलिंग से जब आप बाउंस करा रहे थे तो ISO आपने 800 कर दिया था, तो इसमें आप ISO चाहें तो 800 रहने दीजिए तो भी पिक्चर ठीक आएंगी, या थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। अब अगर 800 ISO पे अगर हमने इसके साथ में फ़ोटो लेना चाहा, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी फ़ोटो लेते हैं जो बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे है, एकदम परफेक्ट फ़ोटो आई है इसकी। सेकंड चॉइस हमारी जो यहाँ से करीब करीब 5 फीट की दूरी पर है अगेन। देन ये करीब 8 फीट की दूरी पर है, और ये करीब करीब हमारा 15 फीट की दूरी पे है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्लैश का एक्सपोजर हमारा अपने आप एडजस्ट होता जा रहा है, चाहे वो बाउंस से हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो रिफ्लेक्टर हो।
कुछ भी अगर आप लगाएंगे, फ्लैश से निकलने वाली प्री फ्लैश अपने आप एक्सपोजर को काउंट करती है, और जिसके बाद जब आप फाइनल एक्सपोजर लेते हैं तो उतनी ही पावर आपकी फ्लैश से निकलती है जितनी कि वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, और आपकी कोई भी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी। और आप ये भी देखिए कि आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ ली हैं आपने, सबकी इंटेंसिटी, सबका एक्सपोजर, सबकी एक्सपोजर वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी है। जब आप एक एक करके पेज पलटेंगे तो आपको सारे एक्सपोजर जो है बिल्कुल एक जैसे नज़र आएंगे। अब इसके अलावा और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं लगाना है, आपसे सामने एक और डिफ्यूज़र होता है फ्लैश के सामने, आप उसको लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद आईएसओ आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं आईएसओ इस समय जो है 400 कर देता हूँ, और 400 लगाने के बाद आप देखिएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो सबसे पहले मैंने इसका फ़ोटो लिया जो कि मेरे से बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। देन इसके बाद मैंने इसका फ़ोटो लिया, ये भी एकदम सही आया है। इसके बाद हमने ओके, और ये लास्ट में लेता हूँ। तो चाहे आप डिफ्यूज़र लगाएं, चाहे आप रिफ्लेक्टर लगाएं, कुछ भी लगाएं, पावर की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती जा रही है, या आप देखते जा रहे हैं। तो आपका जो एक सवाल था कि क्या मैं बाउंस से फ्लैश का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बाउंस ही नहीं, आप किसी भी तरह का जो भी आपके मन में ख्याल आए कि नॉर्मली हम रिफ्लेक्टर या उसके ऊपर कोई फ़िल्टर या कुछ भी लगाते हैं तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको बार बार बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सा रिफ्लेक्टर या कौन सा बाउंस सिस्टम लगाया है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसकी वजह से तो आप आईएसओ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप डायरेक्ट फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो आईएसओ को कम कर दीजिए, क्योंकि अगर उस रेंज को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपकी फ्लैश उसको ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज कर देगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस रेंज के, किस दायरे के लिए मुझे किस आईएसओ के अंदर में रहना है। अगर उसके अंदर में रह के आप काम करेंगे, आपके एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। कभी कभी आपको बाहर में फ़ोटो खींचना रहता है जहाँ पर कि सीलिंग नहीं मिल रही है रिफ्लेक्ट करने के लिए, बाउंस करने के लिए, या आपके फ्लैश के अंदर का जो बिल्ट इन रिफ्लेक्टर रहता है उससे जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो भी अगर आपका हो सकता है कि फ़्लैश के रेंज में चीज़ें ना आ पा रही हों, ऐसी कंडीशन में इस तरह के डिफ्यूज़र्स जो फ्लैश के साथ में प्रोवाइड किए गए रहते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो सामने से पड़ने वाली हार्श लाइट होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और इससे निकलने वाले शेडो भी थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इसको लगा के जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें भी आपका जो टीटीएल सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बस इसके लिए भी आपको अपने आईएसओ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसमें आईएसओ आपका जो बाउंस लाइट रहती है उससे कम रहेगा, क्योंकि इससे लाइट निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो है बाउंस लाइट से ज़्यादा रहेगी। तो इस वाले केस में हम इंटीरियर में जब फ़ोटो लेंगे तो हम 200 आईएसओ पे लगा के फ़ोटो खींचेंगे। तो अभी मैं कैमरे में 200 आईएसओ लगा देता हूँ, और इसके बाद हम 200 आईएसओ पे फ़ोटो लेके देखते हैं कैसी आती है। अभी बिल्कुल हमारा जो क्लोज डिस्टेंस का था वो फ़ोटो लिया हमने, बिल्कुल अपने हिसाब से सही आया है वो। उसके बाद हमने बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। ओके, अब ये डिफ्यूज़र लगने के बाद क्या हुआ है कि लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। शैडो जो पहले जो हमने डायरेक्ट फ्लैश डाली थी उसमें डार्क शेडोज़ आए थे, इस वाले फ़ोटोज़ में हमारे थोड़े से शेडोज़ की इंटेंसिटी, ऑल्दो शेडोज़ एलिमिनेट पूरे नहीं हुए हैं, शेडोज़ थोड़े रहे, क्योंकि जो एलिमिनेशन बाउंस लाइट से होता है उतना एलिमिनेशन इस वाले डिफ्यूज़र से नहीं हो पाता। तो ये वाले डिफ्यूज़र भी आपको मजबूरी में ही यूज़ करने चाहिए जब आपके पास कोई ऐसी बाउंस लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, या बाउंस लाइट से आपकी फ्लैश वीक पड़ रही हो, उस समय ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी इवेंट शूट कर रहे हो, जितनी कोशिश करें आप कि जितना आप बाउंस लाइट यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा बाउंस लाइट यूज़ करिए, तो आपकी पिक्चर जो है हमेशा
शार्प आएंगी और शैडो लेस आएंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी डायरेक्ट लाइट डालने की कोशिश की तो हार्ड शैडो बढ़ने लगेंगे, जो कि उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तो आप सीलिंग से बाउंस कर सकते हैं, दूसरा आप इसके अंदर जो रिफ्लेक्टर लगा है आप उससे बाउंस करा सकते हैं, और इसके अलावा भी कभी कभी अगर आपके पास सीलिंग नहीं हो तो आप साइड की वॉल से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको साइड की वॉल से रिफ्लेक्ट करके बताता हूँ। ये आप इस तरह से आप साइड वाली जो वॉल है उससे भी रिफ्लेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ला सकते हैं। तो इस तरह की जब आप फोटोग्राफी करते हैं इसमें आप ISO थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इस वाले केस में ISO मैं 800 कर देता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर 800 ISO लगा दिया और अब मैं साइड से बाउंस करके फ़ोटो लूँगा। तो आप देखिए, ओके, ठीक है। राइट, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी, मतलब आप सिंपली एक बार ISO लगा दीजिए इसमें और अपने मन मुताबिक जो भी अपर्चर हो वो लगा दीजिए। आपकी फ्लैश इतनी एफिशिएंट है कि इसके अंदर से निकलने वाली लाइट अपने आप पावर एडजस्ट करती रहेगी और आपको सिर्फ अपने कंपोजिशन और अपने टाइमिंग की चिंता करनी है। बाकी एक्सपोजर तो आपकी फ्लैश अपने आप संभाल ही लेगी। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप सभी को कि क्या होता है कि जब भी आप फ़ोटो लेते हैं तो पहली फ़ोटो आप एक टेस्ट फ़ोटो के हिसाब से लीजिएगा। सपोज़ मान लीजिए मैंने इसमें एक अपर्चर कोई सा भी लगा दिया है। मान लीजिए अभी मैंने इसमें 7.1 लगाया हुआ है और 100 ISO कर देता हूँ मैं इसको, और फ्रंटल फ़ोटो ले रहा हूँ। तो सपोज़ अगर मैं इसकी फ़ोटो लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये पिक्चर थोड़ी सी मेरी ब्राइट हो गई है या डार्क हो गई है, तो उसके हिसाब से सभी फ्लैश में एक कंपनसेशन फैक्टर होता है, उसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा कि मेरा पिक्चर जो है थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो गया है, तो आप इसे एक्सपोजर कंपोजिशन में जाइए और इसको जो है प्लस बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले ये एक स्टॉप के 1/3 में बढ़ता है, उसका इंक्रीमेंटल उसमें बढ़ता है। तो सबसे पहले 0.3 का प्लस फैक्टर आया, उसमें आप एक फ़ोटो ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये भी थोड़ा सा अंडर एक्सपोज जा रही है, तो आप इसको एक बार और प्लस कर दीजिए, 0.7 कर दीजिए। उसको लेने के बाद आप फ़ोटो लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये भी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है, थोड़ा सा और अगर एक्सपोजर सही हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप इसको एक +1 कर दीजिए। और उसको लेने के बाद अगर आपने देखा कि हाँ ये फ़ोटो मुझे सूट कर रही है, तो आप ये +1 जो है इसमें फ्लैश में लगा रहने दीजिए और इस हॉल के अंदर इस फ्लैश से, इस कैमरे से जितनी भी फ़ोटो लेनी है आप इस +1 कंपनसेटिंग फैक्टर के ऊपर लेते रहिए। सारी फ़ोटोज़ आपकी एक जैसे एक्सपोजर के आएंगी। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज हो रही है, तो उसके लिए आप इसको माइनस साइड में कर दीजिए। यहाँ पे जिस तरह से हमने इसको प्लस किया था उसी तरीके से इसमें माइनस करने का भी प्रोविज़न है। तो सबसे पहले -0.3 आएगा, फिर -0.7 आएगा, फिर -1 आएगा। इस तरह से करते करते आप इसको माइनस साइड में बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ भी लग जाए कि आपको आपकी टेस्ट की पिक्चर मिल रही है, उस हिसाब से उसको वहाँ पे फ्रीज़ कर दीजिए और उस वाले सिस्टम के ऊपर पूरी फ़ोटो खींचते रहिए। उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर फंक्शन में, उस पर्टिकुलर रूम के अंदर ये जो आपने एडजस्टमेंट लगा दिया है, अब आप किसी भी कोने से, किसी भी डिस्टेंस से आप फ़ोटो खींचते रहिए, एक से एक बढ़िया फ़ोटो आएंगी। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप शूटिंग ख़त्म करें कंपनसेशन फैक्टर जो है वापस 0 पर डाल दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप शूटिंग करने
जाएंगे तो आपका फिर वो वाला ओवर अंडर एक्सपोज हो जाए, जो कि आपको फिर सूट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कैमरा और फ्लैश दोनों ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होना चाहिए, और सिचुएशन की जो डिमांड हो उसके हिसाब से आपको कैमरे का भी और फ्लैश का भी एक्सपोजर कंपनसेशन अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। अभी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको कि बाई चांस अगर आपके पास ये डिफ्यूज़र नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरी जो फ्लैश से निकलने वाली लाइट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पहुंचे, क्योंकि पिक्चर हार्श हो जाती है, शेडोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं और आपके पास रिफ्लेक्शन करने के लिए भी कुछ नहीं है आसपास में, ना तो कोई वॉल है, ना ही ऊपर पे कोई सीलिंग है, सड़क पे आप फ़ोटो खींच रहे हैं या हो सकता है बारात की फ़ोटो खींच रहे हैं, जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कोई डिफ्यूज़र मेरे को मिल जाए तो अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करिए, सिंपली एक रुमाल ले लीजिए, कोई सा भी एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए और इसको डाल दीजिए इसके ऊपर। आप देखेंगे कि ये कपड़ा डाल देने के बाद ये एक डिफ्यूज़र का काम करने लगता है और आपकी जो फ्लैश है वो अपने आप देखिएगा एक्सपोजर कैलकुलेट कर लेती है। अभी ये इसमें मैंने पास की फ़ोटो खींची थी इसलिए इसमें 100 ISO लगा था, लेकिन अभी मैंने इसमें चूँकि कपड़ा लगा दिया है इसलिए मैं ISO इसका अगेन 800 कर देता हूँ, क्योंकि कपड़ा लगा देने से इसकी फ्लैश की पावर काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब मैंने 800 लगा दिए। अपर्चर मेरा वही 7.1 लगा हुआ है। अब आप देखिए इसके अंदर मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और फ्लैश अपने आप इस अंदर से निकलने वाली लाइट को एडजस्ट कर रही है। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या आपके पास अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी आप अपने रिसोर्स बना सकते हैं। इसके जगह पे अगर आप चाहेंगे तो एक बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ कलर इफेक्ट देने हो तो इसके पर कलर पन्नियाँ जो होती हैं वो भी लगा सकते हैं, तो एक कलरफुल इफेक्ट आ जाएगा फ़ोटो के ऊपर। अपर्चर लगा दिया है आपने, ISO लगा दिया है, एक्सपोजर कितना निकलना है, इसके अंदर लाइट कितनी निकलनी है, वो फ्लैश अपने आप कंट्रोल करता रहेगा, आपको उसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि फ्लैश जो बाउंस सिस्टम जो होती है, TTL फ्लैश बाउंस में काम करती है या नहीं करती है, रिफ्लेक्शन में काम करती है या नहीं करती है, डिफ्यूज़र के साथ काम करती है या नहीं करती है। हमने प्रैक्टिकली आपको करके बता दिया। आप अपने एंड पे जब भी फ्री हो आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपके पास जिस तरह का भी जो भी रिफ्लेक्टर लगा सकें, जिस तरह का जो भी डिफ्यूज़र लगा सकते हो, बाज़ार में तरह तरह के डिफ्यूज़र्स आते हैं, उसे लगा दीजिए और लगाने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करिए कि आपके पिक्चर्स के ऊपर शेडो इफ़ेक्ट्स कैसे आते हैं और आपके पिक्चर के अंदर क्लैरिटी कितनी आती है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरी इस वाली फ्लैश में जब मैं इसको ऑफ़ कैमरा कर देता हूँ तो इसका TTL सिस्टम काम नहीं करता है। तो आपके फ्लैश में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऑफ कैमरा में भी TTL चाहिए तो उसके लिए आपको एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हार्डली 2500-3000-4000 रुपये का मिलता है, वो आप ले सकते हैं। या गोडॉक से बहुत सारे मॉडल होते हैं जिसमें बिल्ट इन ट्रांसमीटर मिलता है, जो कि आपके कैमरे और फ्लैश को ऑफ़ कैमरा करने की परमिशन देता है। तो उस केस में आप फ्लैश को किसी एक कोने में लगा दीजिए, स्टैंड के ऊपर लगा दीजिए और आप पूरे जगह पे उस रेंज के अंदर घूम घूम के फ़ोटो खींचते रहिए। आपका TTL वर्क जो है अपने आप होता रहेगा। फ्लैश और आपके ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के हिसाब से उस समय फिर आपके कैमरे की डिस्टेंस इमैटेरियल हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैश और ऑब्जेक्ट के बीच की क्या डिस्टेंस है उसके हिसाब से कैमरा और फ्लैश मिल के कैलकुलेट करते रहेंगे और जितनी पावर की ज़रूरत होगी उतनी पावर अपने आप मिलती रहेगी और आपकी फ्लैश ऑटोमेटिकली जो है पावर निकालती रहेगी। ये ऑफ कैमरा फ्लैश की मैं बात ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जब आप कैंडिड शॉट लेते हैं और मान लीजिए कि आप 30-40 फीट की दूर से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो 30-40 फीट की दूरी से जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो फ्लैश की पावर वैसे ही बहुत कम हो जाती है, प्लस आपके फ्लैश के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो उस केस में जो मेन सब्जेक्ट है
उससे आप 5, 7, 10, 15 फीट जितना भी कन्वीनियंट डिस्टेंस हो उतनी दूरी पे अपनी फ्लैश को लगा दीजिए। हो सके तो एक सॉफ्ट बॉक्स के साथ लगा दीजिए, अम्ब्रेला के साथ लगा दीजिए, और आप अपने ट्रांसमीटर के साथ में जितनी दूर से चाहें 30, 40, 50, 60 फीट की दूरी से एम करते रहिए। कैंडिड आपका जूम लेंस लगा हुआ है, उस हिसाब से आप क्लोजअप्स भी ले सकते हैं, और आपके कैमरे की जो फ्लैश है, आपकी जो TTL फ्लैश है, वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस के हिसाब से आपका पूरा कैलकुलेशन करती रहेगी, और आपके अंदर जो रिक्वायर्ड लाइट है, जो डिज़ायर्ड लाइट है, वो निकलती रहेगी फ्लैश से, और आपके सारे एक्सपोजर्स एक से एक आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। मेरे ख्याल से आप सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फ्लैश बाउंस में और डिफ्यूज़र के साथ में किस तरह से काम करती है। आपको जब भी इस तरह का कोई भी काम करना हो, आप आराम से लगाइए, डिफ्यूज़र लगाइए, बाउंस करिए, और उसके इफ़ेक्ट्स आप देखिए। आपकी TTL फ्लैश होने की वजह से आपके सारे एक्सपोजर्स परफेक्टली करेक्ट आएंगे। तो आज दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर थर्सडे शाम को 4 बजे किसी नई प्रॉब्लम के साथ, किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।